तो चलिए अपने बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर चलते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये एक्सपेरिमेंट जो है, ये जो तथ्य हम सीखने वाले हैं, एडगर डेल का अनुभव का शंकु, एडगर डेल्स एक्सपीरियंस कोन, इसमें उन्होंने क्या सबसे महत्वपूर्ण बात बताई है और पूरे डायग्राम में कितने सारे स्ट्रक्चर्स हैं, कितने लेवल्स हैं, वो हमें साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसे हमें सिर्फ और सिर्फ डायग्राम को नहीं देखना है, बल्कि इससे रिलेटेड बातें भी समझनी है। एडगर डेल ने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या माना, तो उससे पहले कि इम्पॉर्टेंट क्या माना, उससे पहले हमें कुछ पॉइंट सीखने हैं कि एडगर डेल के अनुसार सारे के सारे जो अनुभव होते हैं, चलिए हम बाद में लिख लेंगे, लेकिन पहले मैं आपको समझा देती हूँ, एक एक पॉइंट समझाऊंगी फिर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो एडगर डेल भी कहते हैं और हमें भी पता है क्या, कि हमारे सारे वातावरण के जितने भी अनुभव हैं, वो अनुभव व्यक्ति को कैसे प्राप्त होते हैं, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। तो एक पॉइंट ये हमारा क्लियर हुआ कि सारे के सारे अनुभव व्यक्ति अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करता है। सच्ची बात है कि नहीं है? बिल्कुल ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही प्राप्त करता है, ये बात सभी को पता है। लेकिन इसमें फ्लैंडर्स ने क्या तड़का लगाया, इसमें आपके एडगर डेल ने क्या तड़का लगाया, वो हमें जानना जरूरी है। तो एडगर डेल में सबसे पहला पॉइंट हम अपने माइंड में संरक्षित कर लेते हैं, वो क्या, वो ये है कि सारे के सारे अनुभव, ठीक है, वातावरण में जितने भी अनुभव हैं, वो अनुभव व्यक्ति को ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त होते हैं। अनुभव व्यक्ति को ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त होते हैं। सारे के सारे अनुभव व्यक्ति को कैसे प्राप्त होते हैं, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त होते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा पूरा हुआ। उसके बाद हमें देखना है सेकंड पॉइंट, और सेकंड पॉइंट में आता है ये डायग्राम, कि एडगर डेल ने एक डायग्राम बताया और ये भी बताया कि इसमें जो सीखने का क्रम है वो कैसा होता है, सक्रिय से निष्क्रिय होता है। और इस सक्रिय से निष्क्रियता को बताने के लिए उन्होंने एक डायग्राम प्रस्तुत किया जिसे कहते हैं अनुभव का शंकु। अभी हमने देखा कि सारे अनुभव हमें किससे प्राप्त हो रहे हैं, सारे अनुभव हमें ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त हो रहे हैं। तो इसी अनुभवों को उन्होंने स्टेप्स में डिवाइड करते हुए बताया कि ये कोन जो है ये लास्ट में जाकर बहुत सकड़ा हो जाता है, और इस कोन का जो आधार है वो आधार कैसा है, बहुत ही ज्यादा विस्तृत, बहुत ही ज्यादा ब्रॉड। तो मतलब ये कहना क्या जा रहे हैं, इन्होंने कोई ट्राइंगल या कोई स्क्वायर जो है वो अपने डायग्राम में क्यों नहीं दिया, वाई ओनली शंकु, वाई ओनली कोन, और ये कोन भी कैसा, आपके इस तरह की आकृति का। तो इसमें ये बताना चाह रहे हैं, द वेरी फर्स्ट लेवल जो इन्होंने डायग्राम में बताया, वो बताया है खुद करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, तो जब बच्चा खुद करके सीखता है किसी चीज को, किसी अनुभव को, जब वो प्राप्त करता है और उसमें वो खुद करके सीख रहा है, सारी ज्ञानेंद्रियां उसमें सम्मिलित हैं, तो दैट इज द बेस्ट लर्निंग, दैट इज द बेस्ट एक्सपीरियंस एवर। इससे बढ़िया अनुभव बच्चे के लिए कोई हो ही नहीं सकता, जिसमें वो अपनी सारी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हुए, खुद कार्य करते हुए अनुभव प्राप्त कर रहा है। यानी कि अब आप देखिए इस कोण में सबसे ज्यादा विस्तार, सबसे ज्यादा एक्सटेंशन कौन से लेवल पर है, द वेरी फर्स्ट लेवल। उसके बाद आता है आपका वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव, यानी कि डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस इसको कहते हैं। तो सेकंड स्टेप आपकी डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस आ जाएगी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस होता क्या है। लेकिन पहले इसके सारे स्टेप्स देख ले कि नियोजित कृत्रिम अनुभव है, अभिनय अनुभव है, प्रदर्शन, भ्रमण, जो कि आपको एग्जाम में स्टेप वाइज याद रखनी है। तो यहाँ पर फिर प्रदर्शन चौथा स्टेप है, फिर भ्रमण, फिर प्रदर्शन सामग्री, चलचित्र, शांत चित्र, रेडियो प्रसारण, दृश्यात्मक और शाब्दिक। तो इस तरह से आप देखते हैं कि लास्ट इसमें कौन सा स्टेप आ रहा है, 11, यानी कि 11 चरणों में ये अनुभव का शंकु जो है वो
उसकी व्याख्या की जाती है। कितने स्टेप्स में? 11 चरणों में अनुभव के शंकु की व्याख्या की जा रही है। ठीक है, और फिर एडगर डेल ने क्या बताया है? नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि एडगर डेल ने करके सीखने को सबसे ज्यादा बेस्ट बताया है। किसको? करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, दैट इज द बेस्ट लर्निंग बाय डूइंग। इसी से आपको जो एक्सपीरियंस प्राप्त होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं। यानी कि आपका ये जो क्रम है, ये जो अनुभव का शंकु है, इसमें वो क्या बताना चाह रहे हैं? इसमें वो बताना चाह रहे हैं कि बच्चा सबसे ज्यादा सक्रिय कब होता है और फिर सबसे ज्यादा निष्क्रिय कब हो जाता है। तो इसके लिए आपने देखा अनुभव का शंकु, और इस अनुभव के शंकु में सबसे ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेशन वो करेगा बच्चा कब? जब उसे एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, अनुभव मिल रहे हैं, और वो अनुभवों की संरचना खुद निर्माण कर रहा है अपने ज्ञान का, दैट इज लर्निंग बाय डूइंग। स्वयं उसने कुछ कार्य किया, करके सीखा, तो वो कभी भी इस चीज को नहीं भूलेगा। लेकिन यहाँ पर इसका सबसे जो लास्ट चरण है, दैट इज द 11th स्टेप। 11th स्टेप में हम देख रहे हैं वर्बल कन्वर्सेशन हो रहा है, शाब्दिक और सांकेतिक बातें बताई जा रही हैं, जिसका प्रभाव बच्चे के मस्तिष्क पर इतना नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो बिल्कुल प्रभावहीन होगा। तो जैसे जैसे ये जो स्तर है, इस स्तर को ऐसे जमाया है एडगर डेल ने, जिसमें सबसे पहले एक्टिवली पार्टिसिपेशन बच्चा कैसे कैसे करेगा वो सारे स्टेप्स बताए हैं, और धीरे धीरे उसका पार्टिसिपेशन जो है वो कम होता जाएगा और वो एक लर्नर के तौर पर पैसिव बनता जाएगा, निष्क्रिय बनता जाएगा। कब निष्क्रिय बनेगा? जब उसकी स्टेप्स में इजाफा होता जाएगा। तो पहले हमने देखा कि हम उसे कुछ अभिनय करके बता रहे हैं तो बच्चे के माइंड पर इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। फिर हम उसको प्रदर्शन करके बता रहे हैं तो भी प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा। फिर भ्रमण करके बता रहे हैं, फिर प्रदर्शन सामग्री जो एक ही जगह वो बता रहे हैं, फिर मूवीज बता रहे हैं, फिर शांत चित्र बता रहे हैं, फिर रेडियो बता रहे हैं, फिर दृश्य बता रहे हैं, और फिर शाब्दिक। तो इस तरह से हमने देखा कि ये सक्रिय होने वाली स्टेप्स जो एक्टिवली पार्टिसिपेंट बच्चा कर रहा था, उसकी धीरे 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 क्या होगी? वो पैसिव होता जाएगा और निष्क्रिय बनता जाएगा। जब जब आप पढ़ाने के शिक्षण के स्तरों में अलग अलग तरह के जो एग्जाम्पल्स है, अलग अलग तरीके के जो तरीके हैं, उन पर अगर आप फॉलो करेंगे तो अलग अलग तरीकों में आप देखेंगे कि बच्चा कुछ तरीकों में जो है वो निष्क्रिय है, और कुछ तरीकों में इन नीचे वाले जो शंकु के जो नीचे वाले भाग है, जो स्टेप्स है, उसमें बच्चा अधिक सक्रियता दिखाता है। क्यों अधिक सक्रियता दिखा रहा है और ऊपर वाले स्टेप्स में वो क्यों निष्क्रिय हो जाता है? उसका एक ही कारण एडगर डेल ने बताया, और वो कारण बताया कि उसकी ज्ञानेंद्रियां कितनी ज्यादा एक्टिव हैं। जैसे आपने देखा कि आपके स्कूल में क्या होता है, एग्जीबिशंस होते हैं, साइंस एग्जीबिशन, और उस साइंस एग्जीबिशन में मैंने एक प्रयोग करके बताया। ठीक है, अपने स्कूल में साइंस कंपटीशन हुआ और साइंस कंपटीशन में मैंने एक प्रयोग किया, और वो क्या प्रयोग किया? मैंने प्रयोग किया किस पर? पास्कल्स लॉ पर। ठीक है, पास्कल्स लॉ में बता रही हूं, और उस पर मैंने अपना पूरा एक्सपेरिमेंट बताया एग्जीबिशन में। और उसमें मैंने पास्कल्स लॉ में क्या बताया? उसमें मैंने बताया कि भाई एक गुब्बारा मैंने फुलाया। ठीक है, एक गुब्बारा मैंने फुलाया, और गुब्बारा फुलाने के बाद, हाँ आपको ये मटका लग रहा हो सकता है लेकिन अपना अपना नजरिया है, तो यहाँ पर ये गुब्बारा मैंने फुलाया, इसकी नॉट को मैंने टाई अप कर दिया, और यहाँ पर फिर मैंने कुछ जो है वो सुई से यहाँ पर इस तरह से छेद कर दिए। ठीक है, तो सुई से छेद करे, गुब्बारा फुलाया, और गुब्बारा के अंदर क्या भरा हुआ था? गुब्बारे के अंदर भरा हुआ था पानी। बलून वॉज फिल्ड अप विद वाटर। ठीक है, इस गुब्बारे के अंदर पानी भरा हुआ था, और पानी भरे होने के बाद मैंने उस गुब्बारे को पैक कर दिया, डोरी लगा दी उस पर, उसको सील कर दिया, और सील करने के बाद वो जो पानी भरा हुआ गुब्बारा था, बलून था, उसको मैंने क्या करा? उस बलून को मैंने सेफ्टी पिन लेकर, एक पिन लेकर उसको पियर्स करा, उसमें छेद करने की कोशिश करी। और कितने छेद करे? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 5 होल्स जो करे हैं, इसमें से अब ऑब्वियस सी बात है कि उस गुब्बारे का पानी निकलेगा,
और जो उस गुब्बारे का पानी निकला, वो जो वाटर निकल रहा था, वो वाटर कैसा निकला, जो पानी छेद में से निकल रहा था, उन सब का जो फोर्स था, जो इंटेंसिटी थी, जो वेग था, वो बिल्कुल बराबर था। इसकी इस छेद से जो पानी निकल रहा है उसका भी फोर्स बराबर है, इस छेद से जो पानी निकल रहा है उसका भी फोर्स बराबर है, और बाकी छेद से, बाकी होल से जो पानी निकल रहा है उसका भी वेग जो है, जो इंटेंसिटी है, जो फोर्स है, वो बिल्कुल एक समान है। और इसी पे हमने डिजाइन किया अपनी कार्स में, अपने इंजन्स में हाइड्रोलिक ब्रेक्स, जिसको हम कहते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक्स में क्या होता है कि प्रेशर जो अप्लाइड होता है वो कार के चारों पहियों पर बराबर रूप से अप्लाइड होता है, और कार ब्रेक लगाने पर अचानक रुक जाती है, ना कि कार जो है वो पलट जाए। तो यहाँ पर कार उल्टी नहीं होती, पलटती नहीं है, अपसाइड डाउन नहीं होती है। क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स, इफ यू आर ड्राइविंग विद द स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर्स पर आवर एंड यू हैव टू अप्लाई अ ब्रेक, तो आप क्या करेंगे, हाइड्रोलिक ब्रेक अपनाने पर, अचानक से ब्रेक लगाने पर वो क्या करती है, कार एकदम से रुक जाती है, बिकॉज चारों पहियों पर जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ है, जो फोर्स लगाया गया है, वो कैसा है, समान रूप से है। चारों पहिए एक साथ रुक जाएंगे, एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक। और हाइड्रोलिक ब्रेक कौन से प्रिंसिपल पर, कौन से सिद्धांत पर काम करता है, सो दैट इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ। और पास्कल्स लॉ को मैंने स्कूल के एग्जामिनेशन वाले टाइम में इसको मैंने करके भी बताया था। हो सकता है इस प्रिंसिपल को, जो कि पास्कल लॉ है, वो दूसरे लोग जिन्होंने देखा वो भूल जाएं, लेकिन मैंने इस एक्सपेरिमेंट को खुद ने किया है। मैंने बैलून लिया है और उस बैलून को फिल्ड अप किया है वाटर से, और फिर उसके ऊपर ऐसे पियर्सिंग करके जो वाटर था वो निकल रहा था बाहर, और मैंने देखा कि इन सारे वाटर स्प्रिंकल्स का जो फोर्स है वो बिल्कुल एक समान है। इधर से जो फोर्स वॉल्यूम जो है, जितने वाटर की निकल रही है वो भी सेम है, इधर से जो की इंटेंसिटी है, जो वेग है, वो भी सेम है। तो इस आधार पर मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया, क्या वो मैं कभी जिंदगी में भूल पाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। सो दैट इज कॉल्ड अनुभव का शंकु। यही एडगर डेल ने बताने की कोशिश की है कि यहाँ पर आपकी जितनी ज्ञानेंद्रियां इन्वॉल्व होंगी उस कार्य में, उतना ज्यादा अनुभव आप प्राप्त करेंगे, उतना ज्यादा अनुभव की प्रभावशीलता जो है वो बढ़ेगी। आपको बात समझ में आ रही है? तो यही है एडगर डेल्स का अनुभव के शंकु का निष्कर्ष। क्या कि लर्निंग बाय डूइंग सबसे बेस्ट तरीका होता है बच्चे को कुछ समझाने का, बच्चे को कुछ बताने का। और उस समझाने और बताने में मैं क्या कर रही हूं, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे यहां पर, उस समझाने और बताने में मैं एक लाइन और लिखूंगी कि जितना ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसको हम साइंस में कहते हैं कि जितना ज्यादा ज्ञानेंद्रियों का जितना ज्यादा ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग का अवसर मिलता है, वह उसी अनुपात में प्रभावशीलता उत्पन्न करता है। ये लाइन आपको एडगर डेल के अनुभव का शंकु के लिए याद रखनी है। प्रभावशीलता उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इसकी इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, जितनी ज्यादा ज्ञानेंद्रियां, जितना ज्यादा सेंस ऑर्गन्स जो हैं किसी कार्य को करने में प्रयुक्त किए जा रहे हैं, तो जितने ज्यादा सेंस ऑर्गन्स आपके इन्वॉल्व होंगे उस एक्टिविटी में, उसी अनुपात में, उसी रेशियो में क्या होगा, आपकी प्रभावशीलता उसी रेशियो में बढ़ती जाएगी, आपके माइंड पे इम्पैक्ट उसी रेशियो में बढ़ता जाएगा।
अब मैं एक मूवी में देख रही हूँ कि एक व्यक्ति जो है वो एंटार्क्टिका गया और एंटार्क्टिका में उसको बहुत ठंड लगी, खाने की प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि वहाँ पर कुछ भी खाने के सामान की उपलब्धता नहीं थी। ये सब मैं टीवी में देख रही हूँ। तो टीवी में देखने के बाद, उस मूवी को देखने के बाद मेरे माइंड में एक प्रभाव पड़ा, एक इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। एक बात तो ये हुई। और दूसरे केस में मैं खुद एंटार्क्टिका गई हूँ और वहाँ पर मैंने खुद वो सब अनुभव किया है, खुद महसूस किया है कि वहाँ पर कितनी ठंड पड़ती है, वहाँ पर खाने का कैसे अभाव पड़ता है, वहाँ पर ब्लड वेसल्स जो हैं कैसे बर्स्ट हो जाती हैं, कितना ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन आ जाता है। ये सब मैंने खुद अनुभव किया है। तो उसका प्रभाव जो मैंने खुद अनुभव किया है वो ज़्यादा प्रभावकारी होगा, या जो टीवी में मैंने जिस हीरो को एंटार्क्टिका में विजिट करते हुए देखा है उसका प्रभाव मेरे मस्तिष्क पर ज़्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो मैं खुद एंटार्क्टिका गई हूँ उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। देखिए, इसलिए कहा भी जाता है कि भाई देवानंद को अगर बोला जाए, देवानंद जो वो गाइड वाली मूवी में हीरो थे, उनको अगर कहा जाए कि आपको गरीबी वाले कैरेक्टर रोल प्ले करना है फिल्म में, तो वहाँ पर ये देवानंद साहब जो हैं वो गरीबी के जो रोल है, जो फिल्म में जो रोल दिया गया है वो बहुत बखूबी पेश कर पाएंगे। तो दैट इज़ वाई बिकॉज ही हिमसेल्फ हैज सफर्ड फ्रॉम सच कंडीशंस। उन्होंने ऐसी परिस्थितियाँ अपने जीवन में भी देखी हैं, और जब वो उसको फिल्म में अदा करने के लिए उनको कहा जाता है तो वो इसे बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। बट इफ वी आस्क अभिषेक बच्चन टू परफॉर्म द रोल ऑफ अ बेगर, then it will be very toughest role for him. Why? बिकॉज उन्होंने कभी भी इस गरीबी को महसूस नहीं किया है, कभी भी उन्होंने ऐसे सर्कमस्टेंसेस नहीं देखे हैं जिसमें खाने का भी उनको वांधा पड़ा हो। तो इस वजह से ये जो अनुभव है, जिसने ये रियल अनुभव खुद ने अपनी ज़िंदगी में जिए हैं, तब कहा जा सकता है कि वो इसे मूवीज़ में, इसे फिल्मों में भी बहुत हूबहू इसका रोल प्ले कर सकते हैं, और वो रोल जो होगा वो सबसे बेस्ट होगा, वो बिल्कुल एकदम नोबेल प्राइज विनर वाला रोल होगा, उसको बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने रियल जिंदगी में जो अनुभव प्राप्त किए हैं वो उनकी रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा काम आ रहे हैं। लेकिन जिसने गरीबी देखी नहीं है, बॉर्न विद सिल्वर एंड गोल्डन स्पून, तो वो किस तरह का ऐसा रोल परफॉर्म कर पाएगा, किस तरह का ऐसे एक्टिंग कर पाएगा जिसमें वो बहुत ज़्यादा गरीब है। उसकी एक्टिंग में वो मज़ा नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक एसेंस वो डेवलप नहीं कर पाता है, क्योंकि उसने खुद ने वो अनुभव प्राप्त नहीं किया है। तो एडगर डेल के अनुभव के शंकु में यही बताया गया है कि बालकों की गतिविधियां, उनको इन्वॉल्व कीजिए हर प्रोसेस में, और जब आप इन्वॉल्व करेंगे और जितनी ज्ञानेंद्रियां, जितने सेंस ऑर्गन्स उनके इन्वॉल्व होंगे, उतना ही ज़्यादा उनके माइंड पे प्रभाव पड़ेगा, और जितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा उतना ही उनको याद रहेगा। तो यहाँ पर अब हम वापस अपने डायग्राम पे आ जाते हैं, जिसमें हमने क्या देखा था, जिसमें हमने देखा था अपना सेकंड पॉइंट, दैट इज वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव, डायरेक्ट पर्पसफुलनेस एक्सपीरियंसेस। अब ये डायरेक्ट पर्पसफुलनेस एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं? यही अभी जो हमने बात करी कि एंटार्क्टिका में जाने वाले की एक हीरो की मूवी आप देख रहे हैं, एज वेल एज आप खुद एंटार्क्टिका जाके अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर जब आप मूवी देख रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड अप्रत्यक्ष अनुभव, ठीक है। अप्रत्यक्ष वास्तविक अनुभव होगा वो, तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस। लेकिन डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस कौन से होते हैं? तो डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस वो होते हैं जो आपने खुद ने अनुभव किए हैं, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किए हैं। तो यहाँ पर जो प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है वो माइंड में हमारे बहुत दीर्घकालिक स्मृति में जो है वो सेव हो जाता है। हाँ, ऐसा हुआ था, रात की 11 बज रही थी, हम एंटार्क्टिका पहुँचे और वहाँ पर भयंकर चिल्ड कोल्ड विंड्स जो है वो चल रही थी। तो अब यहाँ पर ये जो चिल्ड कोल्ड विंड्स हैं, इसको मैंने कूल विंड्स क्यों नहीं बोला है? क्योंकि कूल यानी कि ठंडा, और कोल्ड यानी कि एकदम मतलब मार देने वाला ठंडक, सर्दी, उसको हम कहेंगे नेगेटिव रेफरेंस में कोल्ड, और टेम्परेचर से रिलेटेड बात में कूल, ठीक है।
आप कैसे हैं? कूल, कूल यानी कि बिल्कुल बैलेंस, अच्छा चल रहा है सब कुछ जिंदगी में। लेकिन कोल्ड वेदर यानी कि कपकपा देने वाली सर्दी, एंड इट इज टेकन इन अ नेगेटिव सेंस। तो अब यहाँ पर हम अंटार्कटिका पहुंचे, फिर ऐसा ऐसा हुआ था, फिर मेरा शूज़ जो है उसके जो है लेस टूट गई थी, और लेस टूटने की वजह से यहाँ पर मुझे बहुत असहज महसूस हो रहा था, बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा था, इतनी हवाएं चल रही थी, बिल्कुल रात का टाइम था, वेजिटेशन अंटार्कटिका में बिल्कुल भी नहीं है, और मैं जो खा रहा था वो स्वेलो भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि इतनी खतरनाक वाली ठंड थी। तो व्हाट इज दैट? दैट इज योर एक्सपीरियंस, और उस एक्सपीरियंस को आप मरते दम तक नहीं भुला पाएंगे। जबकि आपने मूवी में किसी एक्टर को ये रोल करते हुए देखा है तो आफ्टर सम इयर्स यू कैन इजीली फॉरगेट दैट। व्हाई? बिकॉज यू वर नॉट एसोसिएटेड विद दैट पर्सनैलिटी। आप खुद उस मूवी में नहीं थे, इस वजह से चांसेस बनते हैं कि आप उसे भूल जाएं। तो उसी तरह से एक बालक की स्मृति भी होती है। जिस कार्य में आप उसे इन्वॉल्व करेंगे, जिस कार्य में उस बालक की ज्ञानेंद्रियां जो है वो सम्मिलित होंगी, जिस कार्य में बालक पूरी तरह से अपने तन मन धन से इन्वॉल्व है, धन से तो इन्वॉल्व है ही, फी दे चुका है वो, तन से वो क्लास में उपस्थित है, लेकिन मन से भी इन्वॉल्व है, उसकी ज्ञानेंद्रियां सारी एक्टिव हैं, और उसके बाद वो कोई अगर किसी चीज में सम्मिलित है तो वो दीर्घकालिक स्मृति में भंडारित हो जाता है, और दीर्घकालिक स्मृति में भंडारित होने के बाद बच्चा वो चीज कभी नहीं भूलता है। इसी वजह से मेरी भी ये कोशिश रहती है कि मैं जो क्लासेस लेती हूँ उसमें मैं बुकिश भाषा का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। चीज़ों को समझाने के लिए मैं अपनी मौलिक भाषा का प्रयोग करती हूँ, अपने खुद के एग्जाम्पल जो है वो कॉइन करती हूँ और फिर आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, ताकि मैं आपको इतना बेस्ट समझा पाऊँ कि एग्जाम में आपका पर्पस जो है वो सॉल्व हो जाए। तो अब यहाँ पर हमने जो डिस्कशन किया है वो एडगर डेल के अनुभव शंकु से है। इसमें कितनी सारी स्टेजेस हैं? 11 स्टेजेस हैं। इसका जो कोण है उसमें शुरुआती जो अवस्थाएं हैं, जो शुरुआती स्टेप्स हैं, उसको हम कहेंगे इसमें बच्चा कैसा रहता है? सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है। लेकिन जैसे जैसे ये स्टेप्स जो है हम उसमें आगे बढ़ते जाते हैं और बच्चे की निष्क्रियता शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे अगर कोई टीचर या कोई पेरेंट्स क्लास में भाषण दे रहे हैं तो भाषण देना क्या हुआ? शाब्दिक। और यहाँ पर जैसे मैं क्लास में भाषण दे रही हूँ और पीछे बैठा बच्चा जो है हो सकता है ड्राइंग बना रहा हो, पीछे बैठा बच्चा हो सकता है लास्ट बेंच पे जो बैठा है वो कंपास से खुरेद कर इंस्क्राइब्ड करके उस बेंच पर अपना नाम लिख रहा हो, जैसे कि वो राज प्रशस्ति का निर्माण कर रहा हो। या फिर कुछ बच्चे हो सकता है कि मेरे शाब्दिक भाषण में इतने बोर हो जाए कि अपनी पेंसिल छीलकर फिर अपने स्केल को अपने माथे के तेल से लगाकर और फिर उस पेंसिल के छिलकों से खेल रहे हो, चिपका रहे हो, उस स्केल को पेंसिल के छिलकों पर चिपकाने जैसा प्रोसेस कुछ कर रहे हो, और मैं यहाँ पर शाब्दिक रूप से भाषण दिए जा रही हूँ। सो दिस विल नॉट गिव एनी सेंस टू देयर माइंड्स। सबसे ज्यादा सेंसिबल टीचिंग कौन सी होगी? जिसमें बच्चे ज्ञानेंद्रियों सम्मिलित, ज्ञानेंद्रियों के साथ बिल्कुल इन्वॉल्व होंगे। उसी एक्टिविटी में बच्चों को सबसे ज्यादा याद होगा। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं वास्तविक अनुभव, फिर आपने क्या देखा है? अभिनव अनुभव। अगर फिर आप इससे आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बच्चे की निष्क्रियता बढ़ती जाएगी। सक्रिय सबसे ज्यादा बच्चा कहाँ है? फर्स्ट स्टेप में, दैट इज खुद करके देखना। फिर यहाँ पर ये जो अभिनय अनुभव है दैट इज द फोर्थ स्टेप। इस फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है? जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं और मूवी देख के हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए बच्चे, और बच्चे इमोशनल होने के बाद में फिर क्या करने लगे? रोने लग गए, क्योंकि उस इमोशन से उनकी भी खुद के संवेग जाग उठे और वो रोने लग गए। जैसे मैं कोई तेजा जी की मूवी उनको बता रही हूँ और उसमें बताया कि तेजा जी जो थे उनको एक सांप मिला था, और सांप मिलने के बाद में सांप ने कहा भाई मुझे डसना है। तो तेजा जी कहते हैं कि अरे अभी मुझे बहुत अर्जेंट वर्क है, किसी से बदला लेने के लिए जाना है, फाइटिंग के लिए, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं वापस आऊंगा तब आप मुझे डस लीजिएगा। फिर तेजा जी युद्ध करके वापस आते हैं और सांप से विनती करते हैं कि अब आप मुझे डस लीजिए, लेकिन वो पूरे घायल अवस्था में होते हैं, हर जगह खून निकल रहा है। तो तेजा जी ने अपने वादा निभाने के लिए, वचन ही मेरा शासन है, तो अपना वादा निभाने के लिए उन्होंने अपनी जीवान आगे कर दी और कहा कि ये मेरी जीवान घायल अवस्था में नहीं है, खून नहीं निकल रहा है इसमें से, तो आप यहाँ पर मुझे डस दीजिए और अपना जो काम है वो पूरा कीजिए।
तो इस तरह से, इस तरह की मूवी देखकर सारे के सारे जो बच्चे थे वो कैसे हो गए, बहुत इमोशनल हो गए, और इमोशनल होने के बाद इतने भावुक हो गए कि कुछ बच्चों के आंखों में आंसू भी आ गए। तो अब वो क्या ये भूलेंगे कि तेजा जी जो है वो लोक संत हैं, तेजा जी जो हैं वो हमारे संप्रदाय में आज भी सबसे ज़्यादा सम्माननीय है, उनकी पूजा की जाती है। उनके चमत्कार क्या क्या थे, क्या वो भूल पाएंगे? बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को इमोशनली अटैच्ड कर लिया था उस मूवी से जिसमें उन्होंने तेजा जी के जीवन चरित्र के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे अनुभव का शंकु जो है वो संकीर्ण होता जाएगा, नैरो होता जाएगा, और नैरो होना मतलब द स्टूडेंट्स आर पैसिवाइज्ड, स्टूडेंट जो हैं वो निष्क्रिय होते जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सक्रिय थे, फिर कम सक्रिय, फिर कम सक्रिय, फिर और कम सक्रिय, और फिर निष्क्रिय होते चले जाएंगे। तो इसी वजह से बच्चों को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। सिंपली भाषण देना, सिंपली कुछ करके दिखाना, सिंपली आदर्श बनना काफ़ी नहीं होगा, उनको इन्वॉल्व करना होगा। तो इन्वॉल्व करने के लिए क्या किया जाए? इन्वॉल्व करने के लिए उनसे करनी पड़ेगी, उनको करवानी पड़ेगी गतिविधियां। फिर और उनसे क्या करना पड़ेगा? उनसे करनी पड़ेगी अंतःक्रिया। और इसी अंतःक्रिया, इसी इंटरेक्शन पर हमारा नेक्स्ट सिद्धांत आधारित है, जिसको हम कहेंगे फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस मॉडल। अब इस मॉडल में फ्लैंडर्स ने क्या बताया है? संप्रेषण को, इंटरैक्शन को पूरे के पूरे क्लासरूम की जान बताया है, पूरे के पूरे क्लासरूम की नींव बताया कि अगर अंतःक्रिया संपन्न नहीं होती है यानी कि शिक्षण नहीं हुआ है। अंतःक्रिया का संपन्न होना बालक और टीचर के बीच में बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसकी जगह आप अंबुजा सीमेंट भी ला सकते हैं, क्योंकि जैसे अंतःक्रिया एक क्लासरूम की जान है वैसे ही अंबुजा सीमेंट में भी क्या है? जान। तो यहाँ पर अंबुजा सीमेंट नहीं लाएंगे हम लाएंगे अंतःक्रिया का सिद्धांत, जो कि किसने दिया? फ्लैंडर्स ने दिया। तो मैं आशा करती हूँ कि यहाँ तक एडगर डेल का अनुभव शंकु आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। इसकी कितनी स्टेप्स हैं, इसके क्या थीम एडगर ने बताया है, एडगर डेल ने इसमें, और इसमें निष्कर्ष स्वरूप हम क्या समझ सकते हैं, प्लस हमें सबसे ज़्यादा बच्चे सक्रिय कौन से लेवल पे दिखाई देंगे और सबसे ज़्यादा निष्क्रिय हमारे कौन से लेवल पे बच्चे होंगे, वो भी चीज़ें हमने समझ ली। अब यहाँ पर हम अपना नेक्स्ट सिद्धांत देखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस सिस्टम और मॉडल। और उसमें क्या चीज़ें बताई हैं इंपॉर्टेंट, वो भी हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए, एडगर डेल के बाद हम आगे बढ़ते हैं। फ्लैंडर्स का इंटरैक्शन मॉडल क्या कहता है? फ्लैंडर्स के इंटरैक्शन मॉडल में मैं आपके लिए कुछ हाथ से हैंड रिटन जो मेरे लाइनिंग्स हैं वो मैंने पहले लिख के लाई हूँ, एज वेल एज कुछ सीखने के लिए, कुछ देखने के लिए मैं डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर्स कुछ पॉइंट्स में भी आपके लिए लेके आई हूँ। दैट इज देयर आर 10 पॉइंट्स इन टोटल इन फ्लैंडर्स मॉडल। तो आपसे फ्लैंडर्स इंटरैक्शन मॉडल में पूछा जाए कि कितने पॉइंट हैं, तो आपको बताना है कि 10 पॉइंट है। अब ये 10 मेट्रिक पॉइंट्स जो हैं वो क्या है, उनका वो किस बेस पर, किस पद्धति पर आधारित है, वो हमें बताना है। तो फ्लैंडर्स का इंटरैक्शन मॉडल यानी कि अंतःक्रिया सिद्धांत किस पर आधारित होगा? अंतःक्रिया पर, इंटरैक्शन पर। और वो इंटरैक्शन कहाँ का हो रहा है? तो दैट इज फॉर द क्लासरूम। एक क्लासरूम में व्हाट इज गोइंग ऑन, दिस इज द बेसिक एंड बर्निंग क्वेश्चन। क्लास में चल क्या रहा है? ठीक है, फॉग नहीं चल रहा है, यहाँ पर क्लास में क्या चल रहा है? इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, संप्रेषण तकनीक। यहाँ पर इंटरैक्शन इसको हम कहेंगे। संप्रेषण इज सिंपली मैसेज कन्वेइंग, लेकिन इंटरैक्शन यानी कि अंतःक्रिया। और ये अंतःक्रिया के दो रीजन्स हैं, और वो रीजन्स हैं, द फर्स्ट इज द टीचर एंड द सेकेंड एज इज द स्टूडेंट्स। एक इसका जो छोर होगा वो तो स्टूडेंट्स होंगे और दूसरा छोर होगा वो होगा टीचर। तो टीचर और छात्रों के बीच में किस क्वालिटी की, किस स्टैंडर्ड की, किस स्तर की डिस्कशन हो रहा है, इंटरैक्शन हो रहा है, उसी को फ्लैंडर ने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। और उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स भी हमें सीखने हैं, और ये 10 पॉइंट्स तो हमें याद रखने ही हैं जो कि फ्लैंडर्स के मॉडल सिद्धांत में बताए गए हैं। अब आपको फ्लैंडर्स के इंटरैक्शन मॉडल में सबसे ज़्यादा क्या सीखना है या क्या आना चाहिए आपको? सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट कि कक्षा का शाब्दिक व्यवहार संपूर्ण कक्षा के व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है। कि कक्षा जो चल रही है, जो क्लास ऑन गोइंग है, उस क्लास में
कैसा एटमॉस्फेयर है। देखिए इससे रिलेटेड घुमा फिरा के भी आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टीचर का प्रेजेंटेशन, टीचर का एक्सप्लेनेशन, क्लासरूम का वातावरण या फिर बच्चे की मनस्थिति। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपके लिए कुछ है उस क्लासरूम को समझने के लिए, सो दैट इज बेसिकली व्हाट द क्लाइमेट, द एनवायरनमेंट ऑफ दैट क्लास। उस क्लास का एनवायरनमेंट कैसा है, वातावरण कैसा है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्या करने में, मापन करने में, मेजरमेंट करने में। जैसे कि हमने देखा है कि बीएड में फाइनल लेसन आपका हो रहा है, बहुत सारे पहलू एक टीचर के देखे जाते हैं कि टीचर का शिक्षण कौशल कैसा है, टीचर का जो कौशल जो विभिन्न आयामों को समेटे रहता है, यानी कि उसका जो हैंड राइटिंग पार्ट है बोर्ड पर वो कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी भाषा में उतार चढ़ाव कैसे हैं और वो बच्चों से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। ये सारे पॉइंट्स जब एक्सटर्नल आते हैं बीएड के फाइनल लेसन में तो वो अपने साथ एक डायरी या कुछ लिखने का, रिकॉर्ड करने का लेके आते हैं। तो फ्लैंडर्स ने भी ये सारे जो 10 पॉइंट्स बताए हैं वो एक रिकॉर्डिंग के लिए बताए हैं एंड दैट रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड एनकोडिंग, जिसकी चर्चा हम और अभी डिटेल में कुछ मिनटों में करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना होगा कि फ्लैंडर्स के इंटरैक्शन मॉडल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो उन्होंने बात बताई है वो है कक्षा का शाब्दिक व्यवहार। कितने बच्चे बोल रहे हैं, कितने बच्चे प्रश्न कर रहे हैं, कितना अच्छा प्रेजेंटेशन टीचर उनको दे रहा है, कितनी क्यूरियोसिटी टीचर डेवलप कर रहा है बच्चों में, वो सब मैटर करता है। और एक्सटर्नल जो इस चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है वो उसी आधार पर उस टीचर को मार्क्स देता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और इन सब का अनुभव हमने खुद ने किया है जब हम बीएड के फाइनल लेसन देने आते हैं, तब उसमें क्या होता है, कोई एक्सटर्नल आता है और इन विभिन्न पहलुओं पर वो क्या करता है, निरीक्षण करता है, ऑब्जर्वेशन करता है और उसके बाद में वो उस टीचर से रिलेटेड पर्टिकुलर मार्क्स देता है। तो आपको ये बात भी समझ में आ रही है कि यहाँ पर मेन जो कैरेक्टर हुआ वो कौन हुआ, बच्चे नहीं हुए, यहाँ पर मेन कैरेक्टर हुआ टीचर, क्योंकि टीचर ही एक किसी क्लास को रेगुलेट करता है और जब वो रेगुलेट करता है तो उसका शाब्दिक व्यवहार बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कहा भी जाता है ना कि दुकानदार और शिक्षक अगर चुप रहते हैं, नहीं बोलते हैं, तो क्या होता है, तो पूरी की पूरी जो पद्धति है, पूरा सिस्टम है, वो स्पॉइल और बर्बाद हो सकता है। क्योंकि टीचर और दुकानदार को कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि कुछ अनर्गल वो बकवास बोलते ही रहे, ऐसा भी नहीं। तो यहाँ पर करना क्या है, टीचर और दुकानदार के पास एक आर्ट होता है, दैट इज आर्ट ऑफ स्पीकिंग, गिफ्ट ऑफ गैप जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, अ वेरी गुड ओरेटर जिसको हम कहते हैं। हिटलर इतना हिट क्यों हुआ, क्योंकि उसका शाब्दिक व्यवहार जो था वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली था। नरेंद्र मोदी इतने लोकप्रिय क्यों हैं, क्योंकि उनका जो शाब्दिक व्यवहार है वो बहुत ज़्यादा प्रभावकारी है। तो यहाँ पर हमने देखा, या फिर जो आपके 1526 में जो पानीपत का युद्ध लड़ा गया उसमें बाबर जो था उसका शाब्दिक व्यवहार अपनी सेना के प्रति बहुत ज़्यादा अभिप्रेरित करने वाला था। उसने ये कसम खाई थी कि वो कभी भी अब अपनी ज़िंदगी में क्या करेगा, कभी भी वो मदिरा को टच नहीं करेगा। तो यहाँ पर वो मदिरा पान नहीं करेगा। तो व्हाट वाज दैट, दैट वाज द काइंड ऑफ प्रोवोकेशन, इवोकेशन टू व्हाट, टू हिज सोल्जर्स। तो इस तरह से हमने देखा कि शाब्दिक व्यवहार बहुत ज्यादा मैटर करता है। द वर्ड्स कैन मेक यू, द वर्ड्स कैन ब्रेक यू, ये मुनीबा अजारी ने भी अपनी एक वीडियो में बताया है। तो शाब्दिक व्यवहार क्लास में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टीचर को अपने सब्जेक्ट पर कमांड है, टीचर को बहुत कुछ आता है, लेकिन उसका शाब्दिक व्यवहार, उसका जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो अगर वीक है तो उसकी सारी क्लासरूम एक्टिविटीज जो है वो फ्लॉप साबित होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि टीचर को अपने सब्जेक्ट पर कितना भी कमांड हो, लेकिन अगर अभिव्यक्ति कौशल नहीं है, अगर रिप्रेजेंटेशन का उसको आर्ट नहीं आता है, तो वो एक टीचर बनने लायक नहीं है। हर एक अच्छा टीचर एक अच्छा स्टूडेंट होता है, लेकिन हर अच्छा स्टूडेंट टीचर बन जाए ये जरूरी नहीं है। तो ये चीज बताई फ्लैंडर्स ने कि कक्षा में शाब्दिक व्यवहार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्बल कम्युनिकेशन। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज शाब्दिक व्यवहार का निरीक्षण
जैसा कि मैंने अभी बताया कि बीएड के फाइनल लेसन में कुछ एक्सटर्नल्स आते हैं और आपकी सारी क्लासरूम गतिविधियों को वो क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो शाब्दिक व्यवहार का निरीक्षण अधिक विश्वसनीयता के साथ किया जाता है। जैसे व्यवहारवाद में हमने देखा कि ये वस्तुनिष्ठ होता है, इसका मापन किया जा सकता है, उसी तरह से फ्लैंडर्स के इस इंटरैक्शन मॉडल में क्या हो रहा है, शाब्दिक व्यवहार को शब्दों से ही निरीक्षण करता, जो ऑब्जर्व कर रहा है वो आपके शब्दों पर गौर फरमाएगा और ये जो मापन हो रहा है ये कैसा होगा, सबसे ज्यादा विश्वसनीय होगा। क्यों विश्वसनीय होगा? क्योंकि जो शब्द आपने कहे हैं उसका बच्चे पर प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है और बहुत अल्टीमेट रूप से उसका इंपैक्ट पड़ता है। इस वजह से जो निरीक्षण करता है वो आपके शब्दों के चयन को, वो आपके हाव भाव को, वो आपके रिप्रेजेंटेशन के तरीके को ऑब्जर्व करता है और यही ऑब्जर्वेंस कैसा होता है, विश्वसनीय भी होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखें कि इस तरह का जो शाब्दिक व्यवहार टीचर के द्वारा किया जाता है उसमें क्या डेवलप हो जाता है, प्रजातांत्रिक व्यवहार को छात्र भी पसंद करते हैं। इस तरह के डेमोक्रेटिक मेथड को जिसमें बच्चों का पार्टिसिपेशन भी किया जा रहा है तो उसमें बच्चे कैसे हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे। अभी हमने देखा एडगर डेल के अनुभव के शंकु में सबसे ज्यादा बच्चे सक्रिय किसमें रहते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। जब वो कुछ करके सीखते हैं, खुद करते हैं और उसके बाद सीखते हैं, तो दैट इज लर्निंग बाय डूइंग। और ये चीज एडगर डेल भी बता रहे हैं। कैसे कि यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक माहौल डेवलप हो जाता है, छात्र इंटरेस्ट लेने लगते हैं, दे आर वेरी क्यूरियस टू नो द नेक्स्ट फैक्ट व्हाट द टीचर इज एलैबोरेटिंग इन द क्लास। टीचर जो भी व्याख्या कर रहा है उसमें बच्चों का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है और ये पार्टिसिपेशन कैसे होगा, अंतःक्रिया के द्वारा ही संभव हो सकता है। जैसे मैंने बच्चों से क्वेश्चन पूछा कि बच्चों आपको गणतंत्र का मतलब पता है क्या, तो बच्चे बोलेंगे नहीं, हमने तो अभी तंत्रिका तंत्र पढ़ा है साइंस के क्लास में, अब ये गणतंत्र क्या होता है ये हमें पता नहीं। फिर एक बच्चा कह रहा है कि यस मैडम, गण का मतलब तो लोग होता है, पब्लिक होता है, इतना मुझे आता है। फिर एक दूसरा बच्चा बोलता है कि तंत्र मतलब शायद सिस्टम होता है, बिकॉज हमने अभी देखा तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, तो यहाँ पर तंत्र सिस्टम हो गया, गण पब्लिक हो गया। तो अब बच्चे सोचने लग गए कि पब्लिक का सिस्टम, पब्लिक सिस्टम कहा जाता है, तो यानी कि पब्लिक जो भी सिस्टम बनाती है दैट इज गणतंत्र। फिर वापस एक समस्या समाधान वाली स्थिति आई और उसमें बच्चों ने पता लगाया कि नहीं, पब्लिक का सिस्टम तो है लेकिन पब्लिक के सिस्टम को कहा क्या जाता है, तो पब्लिक के सिस्टम को शायद चुनाव या पार्लियामेंट या गवर्नमेंट से संबंधित तो नहीं किया जाता है। तो अब उनके माइंड में क्वेश्चंस उठ रहे हैं। सो दैट इज द बेस्ट लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल एज ऑफ द टीचर, कि जब ऐसी स्थिति आ जाए कि बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं और टीचर उसका जवाब दे रहा है। नॉर्मली परंपरागत तरीके से क्या होता है कि टीचर समझाता है और टीचर क्वेश्चन पुटअप करता है और बच्चे उसका आंसर देते हैं, लेकिन फ्लैंडर्स के इंटरैक्शन मॉडल में शाब्दिक व्यवहार को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है कि उसमें रिवर्स हो जाता है, एंड दैट इज द बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर टीचिंग टेक्निक्स, जिसमें बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं और आप उसका आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों ने क्वेश्चन किया कि मैडम पब्लिक सिस्टम का मतलब क्या, तो पब्लिक सिस्टम मींस पब्लिक फैसिलिटीज नहीं, पब्लिक सिस्टम का मतलब चुनाव तो नहीं होता, पब्लिक सिस्टम का मतलब कहीं गवर्नमेंट तो नहीं होता। और फिर टीचर उनको बता रहा है यस यू आर नियर टू द आंसर, दैट इज पब्लिक सिस्टम का मतलब गवर्नमेंट होता है। तो यहाँ पर गणतंत्र में पब्लिक सिस्टम गवर्नमेंट कैसे हुआ? फिर बच्चा आगे वापस पूछेगा कि मैडम पब्लिक सिस्टम मतलब अगर गवर्नमेंट होता तो ये प्रधानमंत्री और ये राष्ट्रपति, इनको अलग अलग नाम क्यों दिए, सिर्फ गवर्नमेंट ही कह दो। फिर मैं उनको आगे समझाऊंगी कि हाँ, गवर्नमेंट में एक वास्तविक कार्यपालक होता है और एक नामित यानी कि नाम मात्र का कार्यपालक होता है, जिसको हम कहते हैं प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। और प्रेसिडेंट जो होता है उसका चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है, एज वेल एज वो हमारे पूरे देश का प्रथम नागरिक होता है। और ये जो प्रेसिडेंट का चुनाव है, ये जो प्रेसिडेंट का पद है, ये वंशानुगत नहीं है, इसे कभी भी वंशानुगत रूप से फॉलो नहीं किया गया कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। गणतंत्र यानी कि जब राष्ट्रपति यानी कि प्रथम नागरिक का पद जो है वो वंशानुगत नहीं होता है, तो उसे, उस व्यवस्था को हम कहते हैं, उस सिस्टम को हम कहते हैं गणतंत्र, उस सिस्टम को हम कहते हैं रिपब्लिक।
when the post of the president is not hired by, in what manner, in a manner that is called heredity। यहाँ वंशानुगत क्रम से यानी कि कोई प्रेसिडेंट बना तो उसके पोते पोती बच्चे बच्ची ये सब भी प्रेसिडेंट बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, ऐसा कोई प्रावधान हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। जो भी इस पद के योग्य है उसे अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा इस पद पर आसीन किया जाता है। सो व्हाट इज दैट? दैट इज राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति, जिसको हम कहते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो इसी को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा हमारा जो प्रेसिडेंट चुना जाता है, एंड दैट इज नॉट हेरिडिटरी पोस्ट, इसी को हम कहते हैं गणतंत्र। तो इस तरह से जब मैंने बातें समझाई तो सारे बच्चे जो थे वो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो गए, एंड दे आर पुटिंग देयर कंप्लीट फोकस ऑन माय वर्ड्स, ऑन माय शाब्दिक व्यवहार। सो दैट इज द मोस्ट विश्वसनीय शाब्दिक व्यवहार, एंड इट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय द एक्सटर्नल पर्सन ऑल्सो। और अगर ये दुकान वाले और अगर ये टीचर्स चुप हो जाएं और अभिव्यक्ति कौशल का प्रयोग न करें तो ऐसा लगता है कि हम किसी उठमणे में आए हैं, क्योंकि उठमणे या शोक सभा नहीं हो रही है जहां पर आप बिल्कुल चुप रहेंगे। यहां पर आपको बोलना होगा, अभिव्यक्त करना होगा, और वो अभिव्यक्ति सार्थक और सेंसिबल भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अनर्गल कुछ भी बोले जा रहे हैं तो भी बच्चे आपका नहीं सुनेंगे, और उस बोलने में भी आपका एक क्रमबद्ध तरीका होना चाहिए। पहले आप बच्चों में जिज्ञासा पैदा करेंगे, जिसको आप कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न, फिर अपनी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे, और उसके बाद जब बच्चे प्रश्न करते हैं यानी कि क्या हो रहा है, यानी कि लर्निंग प्रोसेस जो है वो अपने बेस्ट लेवल तक पहुंच चुका है। तो इसी को हमने कहा प्रजातांत्रिक व्यवहार को छात्र भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जब हर एक बच्चे को आप क्लासरूम में इन्वॉल्व करते हैं अपनी टीचिंग में तो बच्चों को बड़ा पसंद आता है। बच्चों को पसंद आता है कि टीचर उनको वेरी गुड गुड कह रहा है, जबकि हम प्रत्यक्ष रूप से ये बच्चों को नहीं कहते हैं इंडिविजुअली कि हाँ वेरी गुड या वेरी बैड, इस तरह से नहीं कहा जाता है, लेकिन बच्चों को प्रोत्साहित ज़रूर किया जाता है कि वो क्लासरूम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, और जब वो पार्टिसिपेट करते हैं तो लर्निंग लेवल अपने बेस्ट पर पहुंच जाता है। तो दैट इज प्रजातांत्रिक व्यवहार। फिर सामाजिक और संवैगिक वातावरण बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। ठीक है, उस क्लास का जो इमोशनल एनवायरनमेंट है, जो सामाजिक एनवायरनमेंट है, सामाजिक मीन्स अ ग्रुप काइंड ऑफ, तो ये ग्रुप और सेंसेशनल जो एनवायरनमेंट आपने क्लास में प्रोवाइड किया है ये बहुत ज़्यादा बेस्ट माना जाता है, फ्लैंडर्स के द्वारा भी और बाकी लोगों के द्वारा भी। ठीक है, पर इसमें कमी है कि छात्र और छात्र जो अंतःक्रिया करते हैं उसको इस सिद्धांत में स्थान नहीं दिया गया है। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है कि स्टूडेंट्स आपस में भी तो बात करते हैं। यहाँ पर टीचर बहुत अच्छा शाब्दिक व्यवहार कर रहा है, बहुत इंप्रेस हो रहे हैं बच्चे, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, एवरीथिंग इज गुड, लेकिन एक जो डोमेन है, एक सेगमेंट क्लास में और चल रहा होता है कि टीचर क्लास में पढ़ा रही है, साथ ही साथ दो छात्र जो हैं या कुछ छात्र क्लास के ऐसे भी हो सकते हैं जो आपस में अंतरक्रिया कर रहे हैं। अब उसमें से जैसा आपने देखा ना कि मेरे पापा तो पता है अभी हेडफोन ले आए और मेरे पापा का तो लैपटॉप भी आ गया है, फिर दूसरा बोल रहा है कि हाँ इसमें कोई नहीं, कुछ नहीं, मेरे पापा तो हैं जो है वो साइंटिस्ट है, उनके वहाँ तो ऑफिस में रोज ही ऐसे लैपटॉप और हेडफोन हमेशा पड़े ही रहते हैं। तो अब ये इन दोनों की जो बातें हो रही है, ये बातें टीचर और स्टूडेंट के बीच में कहीं भी इसका कनेक्शन नहीं फ्लेंडर ने बताया है। फ्लेंडर ने बिल्कुल ये चर्चा ही नहीं करी है कि छात्र और छात्र का जो इंटरेक्शन होता है वो भी क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपने एडोलेसेंस वाली एज में देखा कि पीयर ग्रुप जो है उससे सबसे ज़्यादा छात्र जो है वो प्रभावित होता है। उसके जो साथी और संगी हैं उन सब के साथ वो जब घुल मिलता है और बातें करता है और शो ऑफ करना चाहता है तो इस चीज में उसका पीयर ग्रुप उसके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। जैसे ही वो अपने फादर से जिद भी इसलिए करता है कि मुझे पल्सर नई बाइक दिलाए, क्यों? क्योंकि उसे अपने दोस्तों के बीच में बताना है कि उसके पास पल्सर बाइक है, शो ऑफ करना है। तो ये सारी चीजें क्लासरूम में जब छात्रों के बीच में अंतरक्रिया होती है, इस चीज की चर्चा फ्लेंडर ने नहीं की है, तो इस सिद्धांत का ये एक नेगेटिव पॉइंट देखा जा सकता है। Otherwise, you can say that this is the best process in which the students are participating in the class as well as the teacher is performing their best, and all the dimensions can be observed easily by the external observer. तो ये सारी चीज़ें फ्लैंडर्स के इंटरेक्शन मॉडल में होती हैं, और इनके 10 पॉइंट्स क्या हैं वो भी आपको जानने हैं कि टीचर जो डायरेक्ट तरीके से अपना अभिव्यक्ति करता है वो करता है he or she accept the feeling,
एंकरेज करता है, शाबाश बेटा तुमने बहुत अच्छा आंसर दिया कि गण का मतलब रिपब्लिक होता है। फिर एक्सेप्ट्स एंड यूजेस आंसर्स, तो यहाँ पर वो बच्चों से जो भी आंसर लेता है उसको अपने आंसर में इन्वॉल्व कर लेता है, तो भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और वो अपना कॉलर ऊपर करते हैं, देखा मैंने जो बोला वो टीचर वापस रिपीट कर रहा है, यानी कि आई एम द सुप्रीम एंड आई एम मोर सुप्रीम देन टीचर। तो यहाँ पर इस तरह से उसको बहुत अच्छा एक फील आता है। सो दैट इज एक्सेप्ट एंड यूजेस आंसर्स। आस्क क्वेश्चंस, जब टीचर्स बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं तो भी बच्चों को बहुत एक प्राउड फील होता है कि अरे मेरे से पूछा, तेरे से तो पूछा ही नहीं, मेरे से ही क्वेश्चन पूछती है मैडम क्योंकि मुझे पसंद करती है। सो व्हाट इज दैट? दैट इज आस्क पुटिंग अप द क्वेश्चंस बाय द टीचर्स। तो ये तो 4 एस्पेक्ट हो गए। इनडायरेक्ट लेक्चर्स दिया आपने, ठीक है, क्लास में डायरेक्शंस दिया, दिशा निर्देश दिया कि आप क्या समझते हैं इस लोकतंत्र की पद्धति से, आप अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। क्रिटिसाइजेस और यूज अथॉरिटी, यहाँ पर कुछ बच्चों को वो क्रिटिसाइज भी करते हैं, कुछ बच्चों को प्रमोट भी करते हैं, ये सारी चीजें आ गई। फिर स्टूडेंट से रिलेटेड, स्टूडेंट क्या करता है, या तो प्रतिक्रिया करता है, रेस्पॉन्स करता है, या इनिशिएट करता है। इनिशिएट यानी कि भाई क्वेश्चंस पुट अप करना। और कई बार ये 10th पॉइंट आपको याद रखना है कि कई बार क्लास में साइलेंस और कंफ्यूजन भी हो जाता है, यानी कि 2 बच्चे एक साथ बोल रहे हैं, टीचर जो है 2 बातें एक साथ बोल रही हैं, सारे लोग जो हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं, या फिर सारे लोग सब चुप हो गए हैं। तो दैट इज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ अ क्लासरूम। इस तरह से कभी भी नहीं होना चाहिए कि 4 बच्चे एक साथ बोल रहे हैं, या फिर मैडम जो है वो एक ही बच्चे से बात कर रही है, बाकी सब फालतू में जो है वो पैसिव हैं। इस तरह का एनवायरनमेंट, या पूरी क्लास में सब चुप हो गए, टीचर भी चुप है और बच्चे भी चुप है, कुछ ना कहो, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति जब हो जाती है, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज कॉल्ड कंफ्यूजिंग सिचुएशन, जो कि क्लास में नहीं होनी चाहिए पर कभी कभी हो जाती है ऐसी स्थिति क्लासरूम में। तो उसको भी फ्लैंडर ने अपने 10th पॉइंट में इन्वॉल्व किया है, दैट इज कॉल्ड कंफ्यूजिंग स्टेट। तो ऐसा कंडीशन भी क्लास में होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो इस तरह से हमने फ्लैंडर्स का ये जो सिद्धांत है वो देखा, उसमें शाब्दिक व्यवहार को देखा, उसमें प्रजातांत्रिक व्यवहार को देखा, लेकिन इसकी एक कमी देखी कि छात्र छात्र अंतरक्रिया को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया है। प्लस हमें 2 पॉइंट और देखने हैं, दैट इज कॉल्ड कोडिंग एंड डिकोडिंग, और एक पॉइंट और, दैट इज स्टूडेंट्स होल्ड्स द पोजीशन ऑफ व्हाट, ऑफ पुटिंग अप द क्वेश्चंस। तो फ्लैंडर्स के सिद्धांत में हमने 2 पॉइंट और एडअप हमें करने हैं कि यहाँ पे इसने बताया है कि ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और क्लास का वातावरण इतना बेस्ट हो जाता है कि स्टूडेंट कौन सी पोजीशन पे आ जाते हैं, छात्र जो हैं स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चंस, आस्क और पुट अप क्वेश्चंस, एंड टीचर गिव्स द आंसर, टीचर गिव्स द आंसर, gives the answer, is the best form of learning, is the best format of learning, best format of learning। ये सबसे बेस्ट प्रकार होता है अधिगम का, जब बच्चा क्वेश्चन कर रहा है और टीचर जवाब दे रहा है। बाकी पारंपरिक रूप से क्या होता है कि टीचर क्वेश्चन पुट अप करता है और बच्चा जवाब देता है, लेकिन फ्लैंडर्स के इंटरैक्शन मॉडल में शाब्दिक व्यवहार इतना ज़्यादा बेहतरीन होता है कि बच्चे सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आत्मसात कर पाते हैं और बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन पुट अप करने की पोजीशन में आ जाते हैं। तो जब बच्चे प्रश्न करते हैं तो क्या होता है, दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत हाई लेवल तक पहुंच चुका है और टीचर उसके जवाब दे रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये पोजीशन कब बनेगी, जब फ्लैंडर्स का इंटरैक्शन मॉडल का सिद्धांत पूछा जाएगा। प्लस आपसे पूछा जाता है एनकोडिंग और डिकोडिंग, 2 टर्म आपके पास हैं। एनकोडिंग क्या है, कक्षा की गतिविधियों को रिकॉर्ड करना। जो भी एक्सटर्नल टीचर आएगा वो क्या करेगा, आपको देखेगा, टीचर को देखेगा, बच्चों को देखेगा और क्लासरूम में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसको क्या कर लेगा, उसका एक रिकॉर्ड बना लेगा, यानी कि उसको रिकॉर्ड कर लेगा। और रिकॉर्ड करने के बाद फिर डिकोड किया जाता है। व्हाट इज दैट, कि निरीक्षण के बाद क्या किया जा रहा है, अब जो भी रिकॉर्ड किया है उसकी व्याख्या की जा रही है, दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग। ये भी आपको फ्लैंडर्स के इंटरैक्शन मॉडल में सीखना है। कोडिंग, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। एनकोडिंग यानी कि सारे डाटास को संग्रहित करना, रिकॉर्ड में रखना। जो भी टीचर एक्टिविटीज कर रहा है उसको एक्सटर्नल आया, रिकॉर्ड में कर लिया, मार्क्स दे दिए, और उसके बाद में ऑब्जर्वेशन के बाद में सेकंड स्टेप क्या है, डिकोडिंग।
और डिकोडिंग में क्या हो रहा है, डिकोडिंग में जो भी उसने संग्रहित किया है, जितने भी डाटास और तथ्य एकत्रित किए हैं, उसकी विस्तृत व्याख्या की जाती है। तो इसी को हम कहते हैं डिकोडिंग। यानी कि दो चरण हमने और सीखे फ्लैंडर्स के इंटरैक्शन मॉडल में, दैट इज कॉल्ड एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन इंटरैक्शन मॉडल में आपने एक चीज देखी कि ध्यान किस पर दिया जा रहा है, ऑब्जर्वेशन किसका किया जा रहा है, मापन किसका किया जा रहा है, टीचर्स का किया जा रहा है। तो बच्चे की भूमिका यहाँ पर कम हुई, अंतःक्रिया तो बच्चे की क्लास में हो रही है द बेस्ट, लेकिन मापन और निरीक्षण किसका हो रहा है, टीचर्स का हो रहा है। तो इस वजह से भी इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है, क्योंकि वर्तमान में जो पद्धति प्रासंगिक है वो है बाल केंद्रित शिक्षा। तो ऐसी शिक्षा जिसमें चाइल्ड सेंटर्ड है, टीचर सेंटर नहीं है, चाइल्ड सेंटर है। तो इस वजह से इस सिद्धांत की आलोचना इसलिए भी की जाती है क्योंकि इसमें जो सेवारत, जो प्रशिक्षित टीचर्स है उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, या जो प्रशिक्षण ले रहे हैं उन टीचर्स को ऑब्जर्व किया जा रहा है, उनका मापन किया जा रहा है, उनकी पद्धति और विभिन्न पहलुओं को की व्याख्या की जा रही है। लेकिन यहाँ पर बच्चों की व्याख्या करनी है, बाल केंद्रित शिक्षा है, उन पर फोकस करना है, न कि टीचर्स पर। तो इस वजह से इस सिद्धांत की भी आलोचना इस कारण की जाती है। अब हम देख रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बहुत इजी है, आपको याद रखने उसमें कुछ पॉइंट्स, वो कौन से पॉइंट्स हैं वो अभी हम देख लेते हैं। अब आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं दैट इज फ्रॉम ब्लूम टेक्सोनॉमी। और ब्लूम टेक्सोनॉमी का ईयर भी आप देख लें 1956 है। इसमें बताया क्या है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्वारा छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन किया जा सकता है। कैसे आप अपेक्षित परिवर्तन, जैसे अधिगम को हम कहते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन, तो बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आप कैसे लाएंगे, आप लाएंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्वारा, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के द्वारा आप बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। तो इसी से संबंधित ब्लूम ने अपनी टेक्सोनॉमी पेश की, जिसे कहते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी। और इसमें आता है सबसे पहला पॉइंट, दैट इज कॉल्ड ज्ञानात्मक। कॉग्निटिव लेवल पर आप कैसे बच्चे को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉग्निटिव लेवल में मैं पहले ही बता चुकी हूँ, सारी बातें कौन सी आएगी, दैट इज रिलेटेड टू योर माइंड, दैट इज ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है, माइंड से। तो यहाँ पर ज्ञानात्मक पक्ष जो ब्लूम टेक्सोनॉमी में प्रस्तुत किया जाता है वो किससे संबंधित होगा, माइंड से संबंधित होगा। नेक्स्ट आपको जो याद रखना है वो है भावनात्मक संबंध। जो भावनात्मक पक्ष है वो व्यक्ति की, वो बच्चे की, बालक की रुचियों से संबंधित होता है, बालक की प्रतिक्रिया से संबंधित होता है। तो यहाँ पर बालक की रुचियां किसमें है वो जागृत करने वाला जो पक्ष है उसको हम कहेंगे भावनात्मक पक्ष। और इसी भावनात्मक पक्ष में आपको क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं, ग्रहण करना, मूल्य निर्धारण, अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन और मूल्य प्रणाली चरित्रीकरण। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स आते हैं आपके किसमें, भावनात्मक पक्ष में। और भावनात्मक पक्ष बच्चे के भाव से जुड़ा होता है, अफेक्ट से जुड़ा होता है, उसकी रुचियों से जुड़ा होता है। तो रुचियों को डेवलप करने पर भी अधिगम प्रक्रिया बहुत अच्छे से, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट किया जा सकता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, इसमें जो सब पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं उन सब का नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि ज्ञानात्मक पक्ष में से इन सब डिविजन्स में से कौन सा नहीं है, या फिर आपकी क्रियात्मक पक्ष में से कौन सा नहीं है। तो अगर ये सब डिविजन्स वाले पॉइंट्स आपको याद नहीं है तो आप इसको ऑड या इवन नहीं निकाल पाएंगे। तो ये सारे सब डिविजन्स वाले पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। तो क्रियात्मक में हम देख रहे हैं, क्रियात्मक इज कॉल्ड कोनेटिव इन साइकोलॉजिकल लैंग्वेज। तो यहाँ पर क्रियात्मक यानी कि करके सीखना, एग्जीक्यूट करना, क्रियान्वित करना, उसमें कौन से पॉइंट्स हैं, अनुकरण करना। जैसा कि हमने देखा कि बच्चा आपके एक टीचर्स को एक आदर्श मानकर चल रहा है। अब टीचर अगर डिसिप्लिन्ड है तो बच्चा भी डिसिप्लिन को फॉलो करेगा। फॉलो करना यानी कि अनुकरण, परिचालन करना, उसका रेगुलेशन करना, उसको मैनिपुलेट करना। अब बच्चा जो मैनिपुलेशन कर रहा है वो अपने मानसिक स्तर के आधार पर करेगा। आप जैसा बताएंगे वो वैसा नहीं करेगा, वो खुद मैनिपुलेट करेगा, खुद अपने ज्ञानात्मक स्तर पर उसने जो मैनिपुलेशन किया है वो यहाँ पर क्रियात्मक स्तर पर भी करेगा कि परिचालन कर रहा है, वो क्या कर रहा है, तथ्यों का मैनिपुलेशन कर रहा है, और उसको जो सही लगेगा वो उस हिसाब से व्यवहार करेगा।
अब इसमें शुद्धता भी होनी चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए, मीन्स ऑल द एक्टिविटीज शुड बी एट द प्रॉपर प्लेस। और फिर क्या होना चाहिए, संयोजन। तो यहाँ पर बच्चा संयोजन भी करता है, सामंजस्य स्थापित करने की स्थापना करता है, समायोजन की कोशिश करता है। ये सब क्या है, क्रियात्मक पक्ष में आता है। फिर क्या हो रहा है, स्वभावीकरण। वो अपने स्वभाव में भी नेचुरल तरीके से इन चीजों को आत्मसात कर लेता है। तो ये क्या हुआ, कोनेटिव डोमेन हुआ, ये क्रियात्मक पक्ष हुआ। और क्रियात्मक पक्ष में ये सारे सब डिवीजन आते हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अब हम जो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, after discussing this Bloom taxonomy and Flanders interaction model and this Edgersdale experience cone, उसके बाद हमारी चर्चा का जो विषय रहेगा वो रहेगा शिक्षण व्यूह की रचनाओं के प्रकार। कौन कौन सी प्रजातांत्रिक रचना क्या होती है, ट्यूटोरल विधि क्या होती है, इन सब शिक्षण टीचिंग जो मेथड्स के जो टाइप्स हैं उन टाइप्स पर हम डिस्कशन करेंगे। सो टिल देन keep studying and keep enjoying these videos and take optimum utilization of these videos. Thank you all of you.